आप जिस जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उस ज़मीन की कॉस्ट उस वक्त यानी उसकी वर्थ क्या है। कि आप यहाँ से जब निकलते हैं अपने किसी भी आपने सपोज़ करें आप सरजान से क्लिफ्टन जा रहे हैं तो आपके बीच में कोई भी एक ऐसा पैच नहीं आ रहा जो कि जिसमें ट्रांसपोर्ट ना हो, जहाँ आबादी ना हो या जहाँ सन्नाटा हो कि आप सोच रहे हो रात 10 बजे आने के लिए कि भाई मैं अपने घर तक कैसे जाऊँ। इतना आप मेहरान को आप सपोज़ करें आप करोला की कॉस्ट में ख़रीद लेते हैं, ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेहरान करोला के प्राइस में आप बेच सकें? आने वाले 5 सालों में आपको ये 40% या 45% का ग्रोथ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हज़रात, मैं सैयद मोहम्मद अली आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ वेबिनार सीरीज़ के साथ। जिस तरह कि मैंने रेस्ट ऑफ अदर एपिसोड्स में ज़िक्र किया था कि हम गाहे बगाहे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रॉस्पेक्ट के ऊपर अपडेट करते रहेंगे और हमारे पास वन ऑफ द लीडिंग एंड वन ऑफ द नोन पीपल लाइक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज जो रियल इस्टेट और या प्रोजेक्ट्स के हवाले से रखते हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे और आपको उनके शऊर और उनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। इसी वेबिनार का जो सीरीज़ जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम मिस शमाइम के साथ, वो उसी पॉइंट से हम इसको फर्दर कैरी ऑन करेंगे। जो पॉइंट था लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो सेल्स एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट के ऊपर किया था। अपने प्रोजेक्ट को लेके जो फैज़ रेजिडेंसी है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके पोटेंशियल एलिमेंट्स, उसकी पोजीशनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। अब हम आज जो बात करेंगे वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा आंसर है जो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। आने वाले वक्त में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या असरअंदाज होता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये सारा रोटेट करता है, रिवॉल्व अराउंड करता है आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग वाइस इनफ होगी तो यू कैन गेट द बेस्ट पर्क्स एंड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। अदरवाइज आपने अक्सर सुना होगा हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, हमारे पैसे डूब गए या आने वाले वक्तों में हमें उस तरह का रिटर्न नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसी चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं मिशमाइम उनके नॉलेजेबल प्रॉस्पेक्ट से आप सबको मुस्तफ़ीद करें और एजुकेट करें। तो अस्सलाम वालेकुम मिशमाइम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स ऑन बोर्ड अगेन। अच्छा मिशमाइम, लास्ट टाइम हम आपसे जो डिस्कस कर रहे थे फैज़ रेजिडेंसी के हवाले से लेके, तो आपने बहुत सारे मुफीद और कारआमद अपने पॉइंट्स शेयर किए थे नाज़रीन से और हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिली उसके ऊपर, लोग काफ़ी एजुकेट हुए इसको लेके। आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने नाज़रीन को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दें, बताएं कि नॉर्मली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है, क्यों की जाती है और इसका एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट क्या हो सकता है किसी प्रॉपर्टी पर। देखिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेशली प्रॉपर्टी में तो जब भी आप उसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लें या आप उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए लें, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट जो भी आप लगा रहे हैं उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि आप जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी, वो लैंड, जो 70% डिपेंड करता है वो लैंड की लोकेशन मैटर करती है। कि लैंड की जो लोकेशन है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एलिमेंट करती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस हद तक जाएगी, आपकी वो लैंड लोकेशन 70%। बाकी जो चीज़ें आती हैं उसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है कि आपकी कौन सी कंस्ट्रक्शन। लोकेशन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। हम बात लोकेशन करते हैं तो लोकेशन से मुराद क्या, कि सीनरी होनी चाहिए, कोई लेक होनी चाहिए पास, क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लोकेशन का ताल्लुक देखें, लोकेशन एक तो ये होती है कि आप, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो प्रीवियस, जिनका पास यानी जो उनकी प्रीवियस वो कहीं लगा चुके होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, तो उनके पास एक मेजर जो आती है कि वो कहते हैं कि हमें उस तरह का प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिला जो कि बिल्डर ने हमें उस वक्त बताया था। तो इसका एक सबसे बड़ी वजह है इसकी वो ये होती है कि आप जिस जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उस ज़मीन की कॉस्ट उस वक्त यानी उसकी वर्थ क्या है। क्या वो 5 रुपये की चीज़ है जो आपने उस वक्त 8 रुपये की ख़रीदी है, तो जाहिर सी बात है वो जब तक वो 8 रुपये तक आएगा तो आप उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो जो है 12 या 13 रुपये तक जाएगा। वो अपनी वर्थ के हिसाब से ही वो ज़मीन बढ़ेगी। तो जिस वक्त आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्चुअल में उस वक्त की उस ज़मीन की जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए और आप किस में ख़रीद रहे हैं।
तो बेसिक कौन से अवामिल होते हैं जो ज़मीन की कॉस्ट को तयन करने में असरअंदाज करते हैं? सर देखिए, लोकेशन एक तो ये होता है कि आपकी डेवलपमेंट किस तरह से चल रही है, उस एरिया की बेसिकली होती है। वहाँ पर उसके बाद उसमें एमिनिटीज़ ऐड हो जाती है कि आप जिस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे एमिनिटीज़ अभी क्या है, इन फ्यूचर क्या आनी है और कब तक आनी है। शिवानी को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। जिस तरह आप लफ्ज़ डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ही एक ह्यूज डेफिनेशन है ना डेवलपमेंट की। तो एज अ एंड यूज़र या एक जनरल मास में अगर सुन रहा हूँ आपकी इस वीडियो को, तो मैं डेवलपमेंट के अंदर किन किन चीज़ों को कंसीडर करूँ जो लैंड पे असरअंदाज करें? डेवलपमेंट में देखिए, सबसे पहले तो एक आबादी के आप जिस सेक्टर में ले रहे हैं वो कितना आबाद है और इन फ्यूचर वो कितना, क्योंकि ये भी आपको आइडिया सेक्टर हो जाए, ब्लॉक हो जाए कि वो अभी उसकी आबादी किस स्टेज पर है और आगे जाके इन फ्यूचर, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप मार्केट सर्वे के लिए जाते हैं कि वो इन फ्यूचर आपको वो कहाँ तक आबाद होगा वो एरिया, या अभी इसकी कंडीशन है तो अगले 10 साल बाद 5 साल बाद वो किस सिचुएशन पे स्टैंड करेगा। एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरी आ जाती है कि उस एरिया से रिलेटेड उस एरिया में कौन सी एमिनिटीज़ हैं जो आपको इस वक्त मिल रही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमिनिटीज़ को थोड़ा सा इसको भी डिफाइन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मासेस हमारे सुनने वाले ऐसे हैं जिनके लिए शायद ये न्यू वर्ड्स हो एमिनिटीज़ को। तो एमिनिटीज़ को आप क्या सर, एमिनिटीज़ वो सहूलियात होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो आपको आपके रेगुलर ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात होती है। जैसे इसमें आप पार्क ले लें, स्कूल ले लें, हॉस्पिटल ले लें, और एक हमारे यहाँ पे जो सबसे मेन है ट्रांसपोर्ट। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट हो जाए, मॉल हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो है ईजी एक्सेस हो आपके घर से। तो ये सारी एमिनिटीज़ में काउंट होती हैं। तो ये सारी सहूलियात जो हैं बेसिकली असरअंदाज करते हैं ज़मीन की नौइयत को तयन करने में। बिल्कुल। तो क्या यही सारी एमिनिटीज़ और ये सारी चीज़ें किसी भी ज़मीन किसी भी इलाके में मौजूद हों, तब फिर इलाका वाइज कॉस्ट क्यों डिफर कर रहा होता है? नहीं देखिए सर, जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन की तो सेम ही चीज़ होती है, लेकिन वो एरिया वाइज अगर आप डिफेंस में जाते हैं, जो आपको 3 करोड़ का आप कोई अपार्टमेंट ले रहे होते हैं और सेम सरिया और सीमेंट अगर वो यहाँ पे सरजानी के किसी एरिया में लग रहा है, तो वो फिर जाहिर सी बात है आप 3 करोड़ आप उसके नहीं देंगे, आप 1 से 1.5 करोड़ उसकी कॉस्ट होती है। तो ये एजुकेशन वाइज ही बड़ा मैटर करता है लोकेशन के हिसाब से। अब अगर आप सरजानी सेक्टर 4A में कोई चीज़ 1.5 करोड़ की ले रहे हैं, तो आप 12A में वही सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप 1.5 करोड़ में नहीं लेंगे, क्योंकि वो एरिया अभी डेवलप हो रहा है, वो हुआ नहीं है, उसको अभी इस स्टेज तक आने में 10-15 साल लगने हैं। तो आप वो 10-15 साल वाली कॉस्ट अभी तो नहीं पे करेंगे। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि एक तो जनरल मासिस क्लास होती है जो एरिया की वो पोजीशन पे, हम DHA की बात करें तो DHA में हमें पता है कि एलीट सेक्टर रहता है। तो एलीट सेक्टर की हम बात करें तो सोशल इकनॉमिक तौर पर A+ या A हम कैटेगोरिकली बोलते हैं, वो लोग हैं कि जो किसी भी आबादी का 2% हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, रिच पीपल हैं, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी वजह से एक स्पेसिफिक इंटीग्रिटी इस्टेब्लिश होगी। उसके मुकाबले में आप आ जाएँ गुलशन साइड पे या नॉर्थ साइड पे, नाजनाबाद साइड पे, यहाँ पे भी एलीट सेक्टर रह रहे होते हैं, लेकिन वो कैटेगोरिकली मिक्स एंड मैच। वहाँ पे आपको समझें कि अपर क्लास और मिडिल क्लास मिक्स एंड मैच रह रही है। तो ये तो हो गई क्लास बाइफिकेशन। उसके बाद आप आ जाते हैं कि अब इसी क्लास बाइफिकेशन के अंदर जो एमिनिटीज़ हैं वो तो इक्वल लेवल के ऊपर सेम बेनिफिट के साथ फॉल कर रही है। मिसाल के तौर पर पार्क अगर नाजमाबाद में है तो पार्क DHA में भी है, गुलशन में भी है। अस्पताल अगर यहाँ पर है तो अस्पताल वहाँ पे भी है, स्कूल और कॉलेजेस जहाँ हैं तो वहाँ पे भी हैं। तो एक तो हो गई आपकी SEC क्लास की बाइफिकेशन, फिर उसके बाद आप कहते हैं एमिनिटीज़ आपकी बेसिक सेम ही फॉल कर रही हैं, ये आ गई। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम लैंड की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की, तो इन डेवलपमेंट टर्म्स ऑफ प्राइसेस, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा होता है कि अगर आप बात करें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट, हम सुरजानी की बात करें, सुरजानी में अगर 120 गज का मकान आपको मोरलेस अगर 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ में मिल जाता है, तो यही मकान आपको गुलशन में 3 करोड़ का मिल रहा होगा प्लस में। यही आप स्कीम 33 चले जाएँ तो 2 करोड़ प्लस पे आ जाएगा। फिर यही चीज़ आप DHA साइड पर चले जाएँ तो ये आपको 5 करोड़ के करीब पड़ा होगा। तो वाई दैट्स अ डिफरेंस? सर देखिए, डिफरेंस एक तो पहला तो जेंट्री का आ जाता है, जैसे आपने कहा क्लास आपकी कौन सी होती है, इस पे आ जाता है। दूसरा, उस एरिया की डेवलपमेंट में भी ये भी वो वेरी करती है कि वो एरिया किस वक्त डेवलप हुआ है। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल आप गुलशन की लेते हैं, तो गुलशन को आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले आप उसके कॉस्ट उठाते हैं तो वो ये नहीं थे जो आज है। ठीक है, ये वो एरिया डेवलप होते होते वो इस स्टेज तक आ गया है कि वो अपनी उसने एक सर्टेन प्राइस को जो है वो सर्टेन प्राइस का के खड़ा हो गया। तो अभी जो सरजानी वाला एरिया है, जिस एरिया में भी हम काम कर रहे हैं, या हम उस एरिया में जाते हैं जो कि अभी आबाद नहीं है, तो ये वाले वो एरियाज़ हैं जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं।
ऐसे से ये भी मे बी के जैसे अब जौहर एक पैक हो गया, वो पूरा उस एरिया को जितना बढ़ना था या गुलशन को जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। या पीसीएचएस को या डीएचए के तभी तो तो डीएचए के फर्दर फेज फर्दर 8 या फेज 9 आ रहे हैं। अब फेज 9 को लेते हैं तो फेज 9 और फेज 8 के सेम नहीं है प्राइस, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो भी इसीलिए क्योंकि जब फेज 9 फेज 8 तक पहुंचेगा, जब उसकी डेवलपमेंट वहाँ तक आएगी तो वो सेम प्राइस में आ जाएंगे। तो इसी तरह जब सरजानी या आप स्कीम 33 की बात करते हैं तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो जाहिर सी बात है लोकेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से ही अपने प्राइस को उस तरह से लेते हुए जाएंगे आगे तक। और जब ये 100% डेवलप हो जाएगा, जब यहाँ पे हर चीज़ जो है प्रॉपर्ली, अभी भी सरजानी में तो वैसे जिस एरिया में बैठे हैं तो ऑलरेडी प्रॉपर्ली 100% आपको हर चीज़ का एक्सेस मिल रहा है। तो ये जब आप आगे 15 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब इसको देखते हैं तो इसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। इसी तरह से आप पिछले गुलशन के प्राइस को निकालते हैं तो वो प्राइस अभी के और 10 साल पुराने प्राइस में डिफरेंस है। तो वो ये सब चीज़ें आपको एलिमेंट यही होती है कि एमिनिटीज़ हो गई हैं, आपकी लोकेशन हो गई है, आपकी उस एरिया की डेवलपमेंट हो गई है, तो ये सब मिक्स होकर जो है आपको ये प्राइस इन्वेस्टमेंट में लेकर आते हैं। दैट्स इम्प्रेसिव। तो शमाइम, अभी आपने बात से बात निकली तो यहाँ पे जिक्र हुआ स्कीम 33 का। अब स्कीम 33 और सुरजानी जिसका नॉर्थ का एरिया है, मैं समझता हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल अजम्पशन है, इसको आप शायद आप सेकंड करें या आप इसको आप काउंटर डिनाई भी कर सकती हैं कि क्लोज कॉल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में। क्योंकि अगर आप देखें कराची के मोर ऑफ द विसिनिटीज अक्रॉस एरियाज़ जो हैं, बहुत से एरियाज़ हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं, आने वाले वक्तों में उनका बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट इस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन स्कीम 33 और नॉर्थ का अपना एक फिजिकली प्रॉस्पेक्ट डिफरेंट है। दोनों का थोड़ा सा हाँ, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स इनकी पोजीशनिंग ज़्यादा मच बेटर है दूसरों से, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं समझता हूँ स्कीम 33 क्लोज टू आपके गुलशन और जौहर से इंटैक्ट हो रहा है तो उसकी एक फिजिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर यहाँ पे आपका जो नॉर्थ, हम लोग जो ये सुरजानी है, ये नॉर्थ की पट्टी आपकी बफर जोन आपकी फिर नाज़िमाबाद से और आगे ये पूरा कनेक्ट है। तो ये इस्टेब्लिश एरिया, इनसे कनेक्टिविटी है, फिर डेवलपमेंट है। तो आप जब स्कीम 33 और नॉर्थ की हम इसकी बात करते हैं ख़ासतौर पर सुरजानी की, तो यहाँ पे मैं बहुत ही एक थोड़ी सी अनजस्टिफिकेशन देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्राइस पोजिशनिंग की। वो शायद आप भी इसको काउंटर करें कि एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि स्कीम 33 से फिर भी ये इसका सुरजानी के बहुत सारे एरिया सेक्टर मच डेवलपमेंट, उनके अंदर इम्यूनिटीज़ और बेनिफिट्स मच फॉल करते हैं, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मच बेटर, ट्रांसपोर्टेशन मच बेटर। तो व्हाट्स द डिफरेंस, क्यों ये डिफरेंस फॉल कर रहे हैं? सर देखें, डिफरेंस सबसे बड़ा एक तो ये जैसे आपने खुद ही बताया है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से जो है वो एग्री करूँगी कि एक तो ये दोनों एरियाज़ ऐसे हैं जिनके प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि वो थोड़ा यहाँ से सरजानी के एरिया से स्कीम 33 के कुछ एरियाज़ हैं जो कि आपको इस प्राइस से ज़्यादा में भी मिले। लाइक वहाँ पे 13,000 14,000 पर स्क्वायर फीट भी है और यहाँ पे आप मैक्सिमम जाते हैं तो 9,000 10,000। जब आप रेट प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हैं, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो दूसरी ये है कि देखिए उस एरिया पे और इस एरिया में अगर मैं मुझसे कोई पर्सनली कोई कहता है कि अब दोनों में से इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ बेहतर है, तो मैं सरजानी का नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैं बैठी हूँ, बल्कि मैं इसलिए लूँगी कि थोड़ा सा आप एनालाइज खुद करें कि आप अगर स्कीम 33 के एक ऐसे एरिया जहाँ पर अभी आपको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है या वहाँ पे प्रॉपर्ली अभी वो तमाम सहूलियात, क्योंकि स्कीम 33 बहुत बड़ा है, वहाँ पे अगर आप इन प्राइजेस को जो अभी आपको सरजानी में हम ये प्राइस दे रहे हैं तो उस सेम प्राइस में आप वहाँ के एरियाज उठाते हैं तो वो एरियाज हैं जो कि अभी आबाद नहीं हैं, जहाँ पे 20% भी आबादी नहीं है, जबकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर तो आपको प्रॉपर्ली एक आबाद एरिया मिल रहा है। दूसरा कि आपको ट्रांसपोर्ट का इजीली एक्सेस नहीं है। सेकंड ये कि आप यहाँ से जब निकलते हैं अपने किसी भी, आप सपोज़ करें आप सरजानी से क्लिफ्टन जा रहे हैं तो आपके बीच में कोई भी एक ऐसा पैच नहीं आ रहा जो कि जिसमें ट्रांसपोर्ट ना हो, जहाँ आबादी ना हो या जहाँ सन्नाटा हो कि आप सोच रहे हो रात 10 बजे आने के लिए कि भाई मैं अपने घर तक कैसे जाऊँ। जबकि स्कीम 33 में आपको खुद पता है कि बहुत सारे ऐसे पैचेस आते हैं जो कि सन्नाटे वाले होते हैं या आप आप सेफ फील नहीं करते। हाँ, सेफ फील, और रोड डेवलप्स नहीं है, उनके रूट्स डेवलप नहीं है। तो क्या शमाइम, क्या यही मसाइल नहीं है कि बहुत सारे लोग जो खासतौर ओवरसीज़ आपके कस्टमर्स होते हैं जो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स में ख़ासतौर पे, क्योंकि हम यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स के इसलिए जिक्र करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही ज़्यादातर या तो ज़मीन पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट गेन, या तो प्रोजेक्ट्स में करते हैं, क्योंकि आप जब कहीं पे भी बुकिंग ले रहे होते हैं
तो आने वाले 4 या 5 साल का एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का गैप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसको आपको बेहतर मिल जाता है। तो अब अगर हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट्स में लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो एक बंदे का अकेले किसी प्लॉट में लेकर उसको बनाना बहुत मुश्किल है। और ओवरसीज़ के लिए तो यही होता है कि वो यही चाहते हैं कि एक बनी हुई चीज़ उनको एक तो आए उनको ये चीज़ आप क्या आपकी फेस करती हैं ये चीज़ कि ओवरसीज आपसे बात करता हो कि बोलता हो कि मैंने फलां जगह तो किया था, आप आज कोट कर रहे हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, मुझसे ये क्लेम किया गया था लेकिन मुझे वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। बिल्कुल सर, तो क्या बेसिक मिस्टेक है जो वो करते हैं? सर बिल्कुल मैं ये फेस करती हूँ, और इसकी बेसिक मिस्टेक तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए, जब आपसे अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप एक चीज़ उसकी वर्थ से ज़्यादा प्राइस में ख़रीदेंगे तो वो आगे जाके वो अपनी उसको उसके हिसाब से ही बढ़ाएगा। लाइक अगर आप मेहरान ख़रीदते हैं और मेहरान की कॉस्ट में नहीं ख़रीदते, आप मेहरान को आप सपोज करें आप करोला की कॉस्ट में ख़रीद लेते हैं, ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेहरान करोला के प्राइस में आप बेच सकें? नहीं करेंगे। लेकिन आया कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स होंगे ना कि जिसके ऊपर आप उनको एजुकेट करें बिजनेस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कि उनको इस चीज़ को तय्युन करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह कोई क्लेम कर रहा है। एक प्रोजेक्ट है, एक बिल्डर क्लेम कर रहा है मेरी फलां जगह पे ये प्रोजेक्ट है, ये 10,000 स्क्वायर फीट का रेट है इसका, आने वाले वक्त में आपको ये 20,000 स्क्वायर फीट का देगा। तो क्या बुनियादी असूल हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो कि उस पूरे एरिया को एनालाइज करें। अगर वो आपको सपोज करें 120 गज की ज़मीन आप वहाँ पे 1 करोड़ की खरीद रहे हैं, तो आप वहाँ पे आगे पीछे और भी देखेंगे आपको 120 गज की ज़मीन कितने में मिल रही है, कि वो उसकी कॉस्ट एक्चुअल में 1 करोड़ की ही है, क्या आप वो कोई वहाँ पे 70,000 का मिल रहा है, 80,000 का मिल रहा है, आप उसकी अगर 1 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब तक उसकी 1 करोड़ की कॉस्ट होगी तो आप फिर ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि वो आपको जो है कोई इन्वेस्टमेंट देगा, क्योंकि आप उसकी वर्थ से एक्सपेंसिव उसको खरीद चुके हैं। देखिए, अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करें, ज़मीन से हटके अगर प्रोजेक्ट की बात करें, किसी जगह पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो एक बंदा क्लेम करता है कि मेरा फलां प्रोजेक्ट जो है पर स्क्वायर फीट ये है और आने वाले 5 सालों में आपको ये 40% या 45% का ग्रोथ देगा, तो उसको क्रॉस काउंटर एनालिसिस किस तरह करें कि आने वाले वक्त में बाकी वो 40% मार्केट आप एनालाइज करें, पूरी मार्केट उसकी देखें कि वहाँ पे उस वक्त वो अपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है और आने वाले वक्तों में वो एरिया कहाँ तक, क्योंकि जब आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते तो ये सारी चीज़ें तो आप पूरी मार्केट आगे पीछे उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या उसकी कॉस्ट अभी है और क्या इन फ्यूचर होनी है। क्योंकि अगर आपने कहीं पे जैसे हम अगर यहाँ पे आपको 1030 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दे रहे हैं, तो वो 1030 का स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आप यहाँ दूसरी मार्केट को भी देखें कि उन किन प्राइजेस में आपको मिल रही है और आज से 5 साल पहले वो किन प्राइजेस में थी, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि वो आने वाले वक्तों में उसके क्या प्राइस होने हैं।